अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और आज हफ्ते का रोज़ है, हफ्ते का दिन है। उम्मीद करते हैं आज का दिन, क्योंकि छुट्टी का दिन है, सब आराम भी करते हैं, वीकेंड है, तो बहुत अच्छी अच्छी हैपनिंग्स आपकी लाइफ में लाए। इस दुआ के साथ ऑन दैट नोट हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का शो। आज के शो का आगाज़ भी करेंगे अपने ही अंदाज से, अपने कन्वेंशनल अंदाज से। डिस्कस करेंगे टॉप स्टोरीज़, अखबारात क्या कहते हैं, इस पर भी नज़र डालेंगे। हमारा दूसरा सेगमेंट आज होगा जी, पाकिस्तान में हम देखते हैं जब यूथ की बात आती है तो यूथ हमारा बहुत एम्पावर्ड है, मगर कहीं ना कहीं डायरेक्शन की कमी है, या फिर थोड़ी सी इस तरह की कैफियत भी सामने आती है कि जिसमें कन्फ्यूजन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, किस सिमत को निकला जाए, कहाँ निकला जाए। तो इस चीज़ को भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। मायूसी का जो एलिमेंट है ये क्यों बढ़ता जा रहा है मुआशरे के अंदर, इसे भी हम आज बात करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे डिजिटल गेम्स का जो बढ़ता हुआ रुझान है। हम देखते हैं कि रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं, ख़ासतौर पर हमारे बच्चों की, उन्हें मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के डिजिटल गेम्स भी मार्केट में आ चुके हैं जिसमें बहुत ज़्यादा तशद्दुद या मार धाड़ या इस तरह की एक्टिविटीज़ देखने में मिलती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि जिसमें तशद्दुद प्रमोट किया जाए और वो बच्चे के जहन पर किस तरह के असरात छोड़ सकता है। आज इसे भी डिस्कस करेंगे। अपने शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कल एक बहुत अहम डेवलपमेंट सामने आती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नैब तरमीमी बिल कल अदम करार दे दिया गया, और जिसपे बहुत सारे सवालात भी खड़े होते हैं, बहुत सारे खदशात भी हैं, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से भी बहुत सारे बयान सामने आए। और हमने देखा जिस तरह निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो रिएक्शन सामने आया, कहने लगे नैब तरमीम फैसले का जायज़ा लिया जा रहा है, और ख़ास तौर पर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जा रहा है उसमें बहुत तेज़ी लाने के इम्कानात भी ज़ाहिर किए। साथ साथ जो बिजली चोर और माफियाज़ हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन भी जारी रखे जाएंगे। विद इन फुल स्विंग कहा गया कि ये जो ऑपरेशंस हैं इन्हें आगे लेके जाया जाएगा। बहरहाल जी, हमारे साथ मौजूद हैं अदीला खान, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट। अदीला कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक। अदीला, नैब तरमीमी बिल कलअदम होने से सियासी मंजरनामे पर किस तरह के असरात देखती हैं इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो सिचुएशन है उसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं हुकूमत के लिए, मुआशी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। अब ये जो एक्टिविटी कल हुई है इसको किस तरह देखती हैं सियासी मंजरनामे में? हुमैर, हमें पहले ये देखना होगा कि अभी आज कल में जब जस्टिस काजी फायज ईसा हलफ उठा लेते हैं जी, तो उसके बाद हमें बहुत सारी चीजें क्लियर होना शुरू होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये फैसला तो आ गया है, गवर्नमेंट इसमें अपील में जाएगी, क्योंकि ये फैसला इस वक्त आया है जब आपकी असम्बलियां डिसॉल्व हो चुकी हैं। लाइक अगर आपको किसी कानून पर कोई एतराज था जी, तो आप उसको असम्बलियां वापस भेजते हैं कि इसमें इसको ठीक करें, इसको दुरुस्त करें, फिर इसको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन अब वो वाला ऑप्शन बचा नहीं है। सही, तो ऑब्वियसली अभी जब एक आपकी इंटरिम सेटअप जब इसके ऊपर रिव्यू में जाएगा या इसके ऊपर कोई अपील फाइल की जाएगी फैसले के ऊपर, तो बाकी सारी चीजें उससे बाद क्लियर होंगी कि कौन से केसेस खुल रहे हैं। रिव्यू में अगर आप रिव्यू में जाने की बात करें तो दौरान समाज जस्टिस मंसूर अली शाह ने बार बार एक सवाल किया था, बार जी, बार ये पूछा था कि इसमें कौन सा अवामी मफाद का टकराव हो रहा है, बिल्कुल। कौन सा अवामी मफाद इसमें उनका खतरे में इख्तलाफी आ नोट रहा का ये है, मतन है, बिल्कुल जी। कौन से इंसानी हकूक मुतासिर हो रहे हैं, हम्म, कौन सा एक जनरल पब्लिक, कोई एक आम इंसान इसके खिलाफ अपील लेकर आया है। ऐसा कुछ नहीं था। अपील गई थी पीटीआई के चेयरमैन की तरफ से, ठीक है। जो कि खुद असम्बलियां छोड़ के गए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इनफैक्ट बार बार ये बोला कि अगर आप असम्बलियों में होते तो आप इस कानून को पास ही ना होने देते, आप इस कानून के खिलाफ असम्बली में बात करते। ये कानून सही, पास नहीं हो सकता था अगर असम्बलियां आप छोड़ के नहीं गए होते। तो आपने ये काम असम्बलियों में बैठकर क्यों नहीं किया? आप जी, इसको असम्बलियां छोड़कर आप चले गए और इस कानून को अब आप इसमें लेकर आ गए हैं कोर्ट के अंदर। तो उन्होंने ये बात बार बार की थी जस्टिस मंसूर अली शाह ने, और यही उनका इख्तिलाफी नोट भी कह रहा है। तो ऑब्वियसली जब जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने ओहदे पर आएंगे, वो केसेस को दोबारा देखेंगे, अपील फाइल होगी, अपील में जाएंगे, कौन सा बेंच बनता है, क्या डिसीजन लिए जाते हैं, क्या इस फैसले को ही हो सकता है रिवोक कर दिया जाए, इस फैसले के ऊपर दोबारा से बात हो, इस डिसीजन को दोबारा देखा जाए, नजर सानी वाला एक फैसला हमारे सामने आए। जी, तो ये सारी चीजें इस वक्त कबल वक्त है। ठीक है, फिर अगर ये फैसला इम्प्लीमेंट हो जाता है, रिव्यू और अपील का भी सेम फैसला, फॉर एग्जाम्पल अगर सेम फैसला आता है, तो आपको ये देखना होगा फिर उसके बाद केसेस, क्योंकि फिर उसके बाद जाहिर सी बात है, एक जो हम लोग देख रहे हैं कि शायद नवाज शरीफ की वापसी का जो एक सीन है, शायद उसमें कोई डेडलॉक जी, आए, कोई हम लोगों को एक नजर आए। लेकिन अभी ये देखना है कि पहले हमारे पास डिसीजन, फर्दर डिसीजन आफ्टर द अपील क्या आता है। सही। अच्छा एक अदीला, एक- अदीला यहाँ सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि
ज़ाहिर है जो पीटीआई की पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, वो उनकी तरफ से तो काफ़ी सारी खुशी का इजहार भी किया गया, लेकिन ये उनके अगेंस्ट भी तो जा सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ज़ाहिर है नैब अपना घेरा मजीद तंग करेगी, मजीद फाल अंदाज से निकल सकती है बाहर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ। ऑब्वियसली वो वही बात है ना कि एक बात, जिस चीज के ताने आप गुज़िश्ता दौर में और गुज़िश्ता चंद सालों में आप नून लीग को देते रहे कि मिठाइयाँ जल्दी खा ली हैं, जी यही वाला हिसाब किताब इनके लिए भी नजर आएगा। सही। क्योंकि अगर नैब की एक के अलावा उन्होंने सब तरमीम का लज़म करार दिया ना, तो अगर नैब की पुराने उस पर चले जाएं तो अलकादे ट्रस्ट में आपके गिर्द भी घेरा तंग होगा, फिर आपके खिलाफ भी शायद 90 रोज का रिमांड हो सकेगा। जी जी। फिर आपको भी इतनी लंबी लंबी 12 सबूत जो है फिर आप पे होगा। तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली जिसने ये किया है, शायद जो अपने खुशी के लिए गया था कि मैं दूसरों के खिलाफ मुझे फायदा होगा इस केस में, शायद वो केस अब उल्टा उनके अपने गले भी पड़ सकता है कि उनको भी अब काफी सारी चीजों में अपने आप को खुद प्रूफ करना सही होगा। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब आपको नहीं लगता कि पहली जो बुरानी कैफियत है, ख़ासतौर पर जो डिबेट चल रही थी इलेक्शंस को लेकर, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या फिर हुकूमत हो, मौजूदा गवर्नमेंट जिस तरह कहती रही कि हम तो तैयार हैं, लेकिन ज़ाहिर सारी नज़रें इलेक्शन कमीशन के ऊपर हैं कि वो क्या फ़ैसले करते हैं। इस जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, आपको नहीं लगता कि इन सारी वजूहात की वजह से अब मज़ीद डिले हो सकता है, क्योंकि पहले ही हल्का बंदियों का मामला जो है वो घाटे में जाता दिखाई देता था? हुमैर, मुझे नहीं लगता इस केस के डिसीजन आने की वजह से इलेक्शन का फैसला डिले होगा। इलेक्शन का फैसला अगर डिले हुआ तो उसके रीजंस कुछ और आएंगे। ठीक है। और एग्जांपल आपने हाफिज हमदुल्ला पे जो हमला हुआ अभी जी। वो आपने देखा, इस तरह के हमले बड़े तवातर के साथ होते जा रहे हैं। सही। तो ये रीजन एक हो सकता है जो हमें अभी एक क्या कहते हैं, दहशतगर्दी के फ्रंट से हम लोग एक लड़ रहे हैं, ये एक रीजन हो सकता है जो हमें दहशतगर्दी का अभी जो एकदम दोबारा सर उठाना है, ये एक चीज बड़ी उसमें आई है दोबारा, एक बड़ा सीक्वेंस से चलना शुरू हो गई है दोबारा, जो कि हम लोगों ने एक टाइम पे इससे बिल्कुल छुटकारा पा लिया था। अब एक जमात के जाने के बाद से, कि एक जमात को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए से निकाला गया था, उस जमात के जाने से बाद से आप देखेंगे दहशतगर्दी के हमलों में बहुत एक जरा तेजी आई है, बहुत ज्यादा अटैक्स होना शुरू हुए हैं जो कि पहले नहीं थे। तो ये एक एलिमेंट हो सकता है जिसकी बुनियाद पर इलेक्शंस को आगे किया जाए। लेकिन ये अगर आप ये कहें कि कोई केस का डिसीजन आने की वजह से, तो मुझे नहीं लगता इस वजह से या ये रीजन बना के इलेक्शंस को डिले किया जाएगा। अच्छा, जहाँ तक सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात करें तो आर्मी चीफ साहब तो बार बार कह चुके कि सबसे बड़ा मसला ही इस वक्त एक तरफ मुआशी चैलेंज है, दूसरी तरफ हम देखते हैं सिक्योरिटी है, क्योंकि ज़ाहिर अगर सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर नहीं होती तो फिर दीगर जो मामलात हैं वो भी घाटे का शिकार हो जाएंगे, उन पर भी नज़रसानी नहीं की जा सकती या गौर फिक्र नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं सिंध गवर्नमेंट ने जिस तरह के कल सिंध कैबिनेट ने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने फ़ौज की मदद तलब की है अगेंस्ट टेररिज्म। आपको लगता है कि ये दायरा कार जो है वो दीगर सूबों में भी फैलाने की ज़रूरत है? ऑब्वियसली जहाँ पे भी इस तरह के मामलात आते हैं हमेशा फौज से मदद तलब की जाती है जी। और अभी जो उन्होंने कच्चे के डाकुओं के लिए फौज का, तो आईजी सिंध जो हमारे पहले थे, जिनकी जगह भी रिफत मुख्तार साहब आए, उनका एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर फौज फेल हुई तो हम अगर पुलिस फेल हुई तो हम फौज को तलब कर सकते हैं। उन्होंने ये बहुत कैटेगोरिकली बोल दिया था। तो अब यहाँ पे लगता है कि शायद पुलिस के हाथ में नहीं रहे हैं मामला, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि उनके पास जो हथियार हैं वो हथियार हमारे पास नहीं है, उसके लिए हमें लॉजिस्टिक सपोर्ट या हथियारों की सपोर्ट फौज से चाहिए होगी। राइट। अब जब फौज को मैदान में शायद इसीलिए उतारना पड़ रहा है कि आप मामला पुलिस के कंट्रोल में नहीं रहे हैं, तो अब कच्चे में डाकुओं का इशू हो या आप क्या कहते हैं नॉर्दर्न साइड पे, आप ये केपी साइड पे या बलूचिस्तान साइड पे जो तवातुर से हमले हो रहे हैं वो लें, तो जाहिर सी बात है अब फौज आप हर फ्रंट पे तो फौज को खड़ा नहीं कर सकते ना कि भाई आप इलेक्शन की ड्यूटियां भी निभाओ और आप ये दहशतगर्दी भी निपटो। तो जाहिर सी बात है दोनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं कि फौज को या तो अमन अमान की सूरत हाल को वो देखेगी कि बहुत वो फुल फ्लेज उनके खिलाफ ऑपरेशन करे या वो इलेक्शन की ड्यूटियां निभाई। राइट, बिल्कुल सारी चीजें देखनी होंगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा अदीला, मूविंग ऑन टू आवर उर्दू न्यूज़ डेलीज़, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जिस तरफ मैं नज़र दौड़ाना चाहूँगा।
ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए सोनी धरती रेमिटेंस स्कीम का ऐलान, और इस स्कीम के तहत कहा यह कि आज जो टैक्सेस हैं, ख़ासतौर पर जो रकम भेजने के बाहर के ममालिक से हमारे पाकिस्तानी भाई बहन पैसे भेजते हैं, उन पर कुछ रियायत भी दी गई है हुकूमत की तरफ से। इस पर क्या कहेंगे? ये एक बहुत अच्छी स्कीम मुतारिफ कराई है। कल शमशाद अख्तर साहबा ने बाकायदा ऐलान किया है इसका। तो शमशाद साहबा का जो कहना है कि जो लोग रेमिटेंस भेजेंगे सोनी धरती रेमिटेंस स्कीम के तहत, उनको मतलब विदाउट टैक्स कटौती यहाँ पे पैसे वसूल होंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। इससे ये होगा कि आपके रेमिटेंस बढ़ेंगे, आपके ज़र-ओ-मर्ल जब बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है जो काफी चीजों पे मईशत को लेकर आपको काफी चीजों पे डेडलॉक आपका आ रहा है वो रिलीज होना शुरू होगा कि आपके पास वाफर मिकदार में जब रकम होगी तो आपकी डीलिंग्स आसान होगी लोगों के साथ, आपके मुख्तलिफ शोबों में डीलिंग्स आसान होगी, आपके इश्यूज खत्म होना शुरू होंगे। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और इनफैक्ट आपने एक बात की कि आप सेकेंड सेगमेंट यूथ के ऊपर करना चाहते हैं, तो मैं इस पे भी एक बात करना चाहती हूँ कि देखिए आपका मुल्क उतने का उतना ही रहेगा। मुल्क रातों रात बड़ा नहीं होगा, आपकी आबादी बढ़ रही है। ठीक है, ये नहीं है कि मुल्क का साइज बड़ा होता जाएगा और आप फैक्ट्रीज लगाते जाएंगे और क्या कहते हैं जॉब्स पैदा होती जाएंगी। जॉब्स पैदा बेशक होंगी लेकिन उतनी बड़ी मिकदार में नहीं होंगी जिस तरह आपकी आबादी बढ़ रही है। तो ऑब्वियसली आपको लोगों को बाहर जाने देना होगा। ये जो ब्रेन ड्रेन वाला इशू है, दैट्स नॉट एन इशू। आपके लोग बाहर जाएंगे, यहाँ पे आपकी पोजीशंस खाली होंगी, तो आपके जो नए बच्चे मैदान में आ रहे हैं जिनको जॉब चाहिए उनको जॉब मिलेंगी। आप लोगों को सीखकर बाहर बेशक जाने दें, तो जाहिर सी बात है जब वो अपनी फैमिली के लिए पैसे भेजेंगे तो वो रेमिटेंस आपके पास ही है। सही। तो ये बहुत एक चीज को, हर चीज को नेगेटिव बना दिया जाता है, हर चीज नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, जब लोग आपके अच्छी पोजीशंस पर बाहर जाएंगे तो ऑब्वियसली उससे आपकी कंट्री को ही फायदा होगा। राइट। अच्छा, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी अदीला। पीटीआई हुकूमत के IMF मुआहदे की पेट्रोल ड्यूटी की शर्त पूरी। जो आज हम पेट्रोल हाइक्स देखते हैं, लीवी की मद में ख़ासतौर पे 60 रुपये और पेट्रोल पर और 50 रुपये डीजल पर बढ़ाने थे, लेकिन जो कि नहीं बढ़ाए गए पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से। आपको लगता है कि आज हम वो खमियाजा भुगत रहे हैं जो माजी में फैसले गलत किए गए पीटीआई गवर्नमेंट की जानिब से? ऑब्वियसली बिल्कुल माजी में गलत फैसले किए गए कि आपने जब एक मुआहिदा किया और वो मुआहिदा आपने तोड़ा, तो ऑब्वियसली जब उसको आपने इतने साल का, जब वो इतने महीनों का डिफरेंस आ जाता है तो जाहिर सी बात है वो सारे महीनों का बैकलॉग भी आपको पूरा करना है और आपको नया भी इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, मैं ये डिस्कशन पहले भी कर रही थी, तो मुझे पिछले महीने के उस पर, पिछले 15 दिन पहले जो अनाउंसमेंट होगी थी उस पर मुझे उम्मीद थी कि 26 रुपए बढ़ेंगे, जो कि एक फेक नोटिफिकेशन निकाला गया 22 रुपए का, और उसके बाद शायद कि आवाम का एक रद्दमल नेगेटिव आया तो शायद पैसे कम वो किए गए। लेकिन मुझे ये उसमें जब पिछली दफा कीमतें बढ़ाई गई थी तो मेरा ये डिस्कशन था कि जो लोग कह रहे हैं कि 15-20 रुपए बढ़ेंगे, 26 से 27 रुपए बढ़ाए जाएंगे और 26 रुपए एग्जैक्टली कल बढ़ेंगे। तो बेसिकली जो एक पीटीआई गवर्नमेंट ने जाते जाते एक रिलीफ के तौर पे बारूदी सुंगें जो उन्होंने बिछाई थी, जो उन्होंने आपको सब्सिडी दी थी इसके अंदर, पेट्रोल के अंदर, कि इतने हम कम करेंगे और इतने हम कम करेंगे, वो बेसिकली रिलीफ नहीं था, वो कौम के लिए आने वाले दिनों के लिए बारूदी सुरंगें थी जिस पर अब कौम चल रही है। और यही आने वाले दिनों तक तो हमें पैसे पूरे जो हमें करने थे, लाइक जो लिविंग लगानी थी जो आपने IMF से मुआहिदा किया था, जहां तक आपको टैक्स रेट लेकर जाना था जो आपने IMF से मुआहिदा किया था, जब वो आपने उन दिनों में पूरा नहीं किया तो वो जो महीनों के हिसाब से जो खसारा उसमें उनको एक कह रहे बैकलॉग जमा होना शुरू हो गया कि तुमने 5 रुपए इस महीने में जमा करने थे, 10 रुपए इस महीने में जमा करने थे, वो उस महीने में नहीं जमा किए, अब वो सारे एक साथ जमा हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अदीला, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अदीला खान हमारे साथ मौजूद थी। और यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे यूथ किस में निकलना चाहता है या चाहती हैं। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। इस डब्बे के अंदर नहीं है बाबा, ये कहीं और है, लेकिन इस मशीन की मदद से हम इन सबको देख सकते हैं। आज की दुनिया तो बड़ी तरक्की कर चुकी है भाई। बेटा जानी, मुझे तो लगता है सब लोग पागल हो गए। इन सबको तेरे लड़की होने पे हैरत नहीं हो रही? मैं आप लोग को क्या नजर आ रहा हूँ? आ रहा हूँ। अरे बाबा, क्या भूत बनाने वाली मशीन बना रहे थे? बस बेटा, मैं महंगाई हूँ, मैं बगैर बताया आता हूँ।
मैं बिना कीमत के पूरी फाइल आपको दे अरे दूंगा। आप घर जाएंगे और फाइल लेकर आएंगे, फाइल तो मेरे हाथ में। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, सेठ तेरे बच्चे दिए बाबा। जल्दी से माल समेटो और निकलने वाली करो। वो बच्चों है ना, वो मुझे सोने का सेट देने वाला है। एक बार वो हाथ आ जाए उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं बताऊं अभी क्या कर सकता हूँ? अबे खुदा का वास्ता बता दे तू। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे यूथ किस डायरेक्शन में निकलना चाहती हैं। हमारे जो यंग बच्चे बच्चियां हैं, ये हम देखते हैं पाकिस्तान में यूथ की कमी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल होता है जहां यूथ की तादाद बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट अगर हम बात करें हमारे बड़े और बूढ़े जो लोग हैं, उनकी तादाद बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू हमारी यूथ। तो यूथ किस डायरेक्शन में निकलना चाहता है, और आजकल चूँकि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो में अगर बात करें, जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं पाकिस्तान की, उसमें हमारा यूथ कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड दिखाई देता है। लेकिन किस तरह इसको बेहतर बनाया जा सकता है, क्या इकदाम लिए जाएँ, ख़ासतौर पर हम देखते हैं जो मौजूदा हुकूमत है, बहुत सारी काविशें की जा रही हैं महंगाई को कंट्रोल करने की, ख़ासतौर पर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ निकालने की कि जहाँ यूथ को एम्पावर किया जाए। ऑन दैट नोट जी हमारे साथ मौजूद हैं फैसल जमशेद साहब, प्रेसिडेंट यूथ पार्लियामेंट केपी हैं। जमशेद फैसल साहब कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? बिल्कुल ठीक है। फैसल साहब, आज का जो यूथ है, हम देखते हैं बहुत से मुख्तलिफ मसाइल हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस कुछ सालों में। हमने देखा कि जो मसले हैं वो भी, उनकी नौयत भी बदल गई है। आजकल जो पॉलिटिकल सोशो इकनॉमिक कंडीशंस हैं ख़ासतौर पर मुल्क में, उसमें हम देखते हैं यूथ कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड भी फील करता है, कहीं कोई फ्रस्ट्रेशन का एलिमेंट भी है। इसे किस तरह ज़ाहिर किया जा सकता है? कौन से ऐसे प्रैक्टिकल ड्रास्टिक स्टेप्स हैं जो लेने होंगे? आपकी क्वेश्चन जो आपने पूछा, इसके हवाले से हमारा जो पर्सनल, क्योंकि मैं भी यूथ कैटेगरी में आता हूँ, तो पिछले कोई 5-6 साल से मुल्क की हालात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुआ है वो यूथ ही हुआ है। सही। तो मतलब गवर्नमेंट, मतलब पीटीआई की गवर्नमेंट अगर लिया जाए तो वो भी काफ़ी स्टेप ले रही थी, ये गवर्नमेंट भी ले रही है, लेकिन मेन हम अगर देखें ना कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो यूथ है वो एजुकेटेड हो रही है, लेकिन जॉब्स की सबसे बड़ी कमी है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हर बंदा, पिछले देखे आप रिपोर्ट दे के कितने लोग बाहर जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं, तो यही अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जा रहे हैं। तो उसको टैकल करने के लिए जो है ना, गवर्नमेंट ने पिछली दफ़ा भी जो वो दिया था, इनिशिएटिव लिया था, यूथ स्कीम जो लॉन्च की थी, प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम लॉन्च की थी, फिर टेक्निकल कोई इन्होंने स्कीम लॉन्च की थी कि उसमें वो टेक्निकलिटी आपको बता रहे थे, फिर आप उसके ऊपर काम कर रहे थे। मतलब कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के बिहाफ पे हो रही हैं, कुछ सोशल सेक्टर में हम जैसे नौजवान जो हैं वो सोशल सेक्टर में कर रहे हैं। सही। ठीक है, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है उसको किस तरह हाईलाइट करना है और उसके लिए इक़दाम क्या करने हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज की नौजवान जो है ना वो ख़ुद ऐसा कुछ करे ना, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, गवर्नमेंट को देख के या हम अपने पॉलिटिशियंस को देख के एक आस पे बैठ जाएं कि जी हमारे लिए वो कुछ करेंगे, तो ये एक बहुत लंबी बात हो जाएगी। ये सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि बंदे को एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहिए, एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। इसके लिए चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमारी जो गवर्नमेंट अभी आई है केयर टेकर, इनसे तो बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं आजकल। तो इनको चाहिए कि हमें जो एजुकेशन सिस्टम जो हम पढ़ते हैं, सिर्फ एजुकेट नहीं करना, बल्कि हमें हमारी ऐसी ग्रूमिंग करनी चाहिए जैसे कि आप कल को जॉब के पीछे ना जाएं, बल्कि एक एंटरप्रेन्योर बने, आप अपने आप को भी सेल्फ एम्प्लॉयड करें, आपके साथ और भी 10-15 लोग एम्प्लॉयड हो जाएं। क्योंकि लास्ट ईयर हम एक डेलीगेशन लेके गए थे यूके, तो वहाँ पे हमने जब अपने कंपैरिजन की यूके की और अपने नौजवानों की, तो उसमें सबसे बड़ी जो मेन वो था कि वहाँ पे लोगों की सोच जो थी वो आज़ाद थी। ये नहीं थी कि जी हमने जॉब ढूंढनी है, हमने ये करना है, सब कुछ करने की जस्तजू थे कि मतलब कुछ न कुछ वो कर लें।
बिज़नेस कर लें, बिज़नेस के साथ ऐसे कोई आइडिया जनरेट करें, कोई यूनिक आइडिया कि वो उसके साथ साथ जो है ना वो अपने साथ 4-5 लोगों को और भी यूटिलाइज़ करें। तो सबसे बड़ी जो मेरे नज़दीक है कि हम एक ऐसा सिस्टम, ऐसा एजुकेशन सिस्टम हमारा हो जिसमें हमारी यूथ इतनी सोशलाइज हो कि वो आगे बढ़ के बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे, गवर्नमेंट को भी ऐसे मौके दे, क्योंकि हमारी इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी कंट्रीज़ में रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन प्रॉपर से नहीं हो रही, जिसकी वजह से यूथ भी इफेक्ट हो रहा है, आम लोग भी हो रहे हैं। तो मेरे नज़दीक यही है कि अगर उन चीज़ों को ऐसे यूटिलाइज़ करके बिज़नेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट बंदा खुद करे, एक क्रिएटिविटी लाए, मतलब एक ऐसा ना हो कि बस एक जद्दी पुष्टि बिजनेसमैन की तरह आप लगे, एक क्रिएटिविटी लाए कि आप अपने साथ कितने लोगों को यूटिलाइज कर सकते हैं। राइट। अच्छा फैसल, आपका ताल्लुक चूँकि ज़ाहिर है यूथ पार्लियामेंट से है, और जब पार्लियामेंट का नाम आता है तो हम देखते हैं कानून साजी सामने आती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं, एक बड़ा किरदार होता है किसी भी मुल्क की भाग दौड़ में। यूथ पार्लियामेंट क्या इनिशिएटिव्स लेती है एज़ कम्पेयर टू जब हम बात करें कि यूथ को एम्पावर करने के लिए, या फिर जो पाकिस्तान के मायूस, हम कहेंगे कहीं ना कहीं मायूसी का एलिमेंट भी ज़रूर है, लेकिन हमारी यूथ एम्पावर्ड तो है, दैट्स अ फैक्ट, बट फिर भी जो डायरेक्शनलेस एक ट्रेंड चल पड़ा है कि सोशल मीडिया इंटरवेंशन भी है, हर चीज़ है, यूथ पार्लियामेंट क्या इनिशिएटिव लेती है यहाँ पे? सर इनिशिएटिव एक हमारी पर्सनल कैपेसिटी में होता है और एक नेशनल लेवल पे आप गवर्नमेंट के साथ पे, मतलब पार्लियामेंट, ठीक है, यूथ पार्लियामेंट का थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं कि मतलब हम यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक प्राइवेट एंटिटी के तौर पे काम कर रही है। गवर्नमेंट के अगर शैडो पार्लियामेंट की तरह काम करती तो फिर शायद हम कुछ और ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह बाकी दुनिया में काम कर रही है। तो हम अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे यूथ को इंगेज करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, वो नेशनल लेवल पे होती है, यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं, कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार्स अरेंज करते हैं कि कहीं ना कहीं पे यूथ को हम इतना यूटिलाइज़ करें कि वो डीमोटिवेट ना हो। मतलब हम अपनी फिर एक्सपीरियंस शेयर्स करते हैं, अपनी पर्सनल मिसाल देते हैं, मतलब कि हम कब यूनिवर्सिटी से कब ग्रेजुएट हुए हैं, उसके बाद हम अभी सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो हम उनको एक मोटिवेशन के तौर पर हम उनके लिए यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार करते हैं, जब वो वर्कशॉप अरेंज करवाते हैं, उनके लिए नेशनल इंटर कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर से हमने इंटरनेशनल इनके लिए जो है वो एक डेलीगेशंस, इंट्रा पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस तैयार करते हैं, जहाँ से मतलब यूके जो पार्लियामेंट है इनका, उनके साथ हमारी ऐसी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है कि वो हमें तकरीबन 10 से 15 लोगों को हम यहाँ से वहाँ पे एक एक्सपोजर पर्पस के लिए लेके जाते हैं, क्योंकि आप जब यहाँ से निकलते हैं किसी और कंट्री जाते हैं, ये इस सूबे से दूसरे सूबे जाते हैं, तो आपका एक्सपोजर लेवल बढ़ जाता है, तो आपके अंदर जो वो डीमोटिवेशन है, जो आपके अंदर वो जो मायूसी है वो ख़त्म हो जाती है कि दुनिया क्या कर रही है, मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे हद तक हम जितना हो सकता है हम वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। फिर भी एट द एंड वही होता है कि यहाँ पे सबसे बड़े जो मसले हैं वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के लिए फिर हम उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, इनके ऊपर हम जो सेमिनार्स और वर्कशॉप अरेंज करवाते हैं कि उनके अंदर थोड़ी सी बहुत जो सलाहियत है वो हम वो कर सकें। राइट। अच्छा फैसल, जो जहाँ बात आती है डायरेक्शन की, किस सेंस में निकला जाए, जब एक बच्चा ग्रेजुएट होता है ख़ास तौर पर, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ का भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं फुकदान है, लेकिन जो डायरेक्शन तय करनी है आफ्टर लाइक, अगर आपने मैट्रिक के ओ लेवल्स के इम्तिहान दे दिए हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि हमारे बच्चे ख़ास तौर पर बहुत परेशान दिखाई देते हैं किस सेम को निकला जाए, क्या किया जाए। ऐसे में आप वालिदैन से क्या कहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा किरदार वालिदैन का भी है, कम्युनिटी का भी है, ख़ास तौर पर जो आसपास के लोग हैं उन्हें किस तरह बिहेव करना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, अपनी डायरेक्शन चूज़ कर रहा होता है, तो सबसे क्रूशल टाइम होता है। बहुत अच्छा सवाल, इसलिए कि ये इस चीज़ का मैं खुद विक्टिम रह चुका हूँ, इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना कैंपेन्स किए हैं यूनिवर्सिटीज़ में। ये डिसीजन मेकिंग के पर्सपेक्टिव में आता है, मतलब मैट्रिक के बाद ही हमारी लाइफ का जो बेसिक स्टार्ट होता है कि हमें क्या डिसीजन करना है। तो इसके ऊपर मतलब एक छोटा सा आपके साथ शेयर करें तो एक जगह पे थे, तो एक ट्रेनर हमें ये सिखा रहे थे ना, मैं FEC में थे, सॉरी यूनिवर्सिटी लेवल में थे, तो उन्होंने कहा कि जी आप डिसीजन लें, और मतलब बहुत सिखाया। तो फिर मैंने उसके सवाल था, उसने कहा जी, मैंने कहा सर ये मसला है कि मैं जब मैट्रिक में होता हूँ तो मैं टोटली डिपेंडेंट होता हूँ अपने पेरेंट्स पे। बिल्कुल ऐसे हमें ये इजाज़त नहीं होती कि आपने क्या करना है, हमें ये पता होता है कि आपने ये करना है। सही।
तो मैंने कहा ये इतनी ट्रेनिंग आपने हमें दी तो इसका कोई फ़ायदा, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि इसके ऊपर हम पेरेंट्स को भी सोशलाइज कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो उसके ऊपर उसके बाद मैंने ये इसलिए की क्योंकि मुझे अपनी पसंद की फील्ड नहीं सेलेक्ट करनी दी सही। मैं मतलब मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है इस स्टेज पे आके कि मैट्रिक से मतलब 8 क्लास से बच्चे के साथ ऐसी काउंसलिंग पेरेंट्स को करनी चाहिए और ठीक किसी है, को नहीं, ठीक है। कि उनको क्या पसंद है। एक तो ये पसंद होती है मैं बचपन से कि जी मैं पायलट बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, हाँ, सही। क्योंकि हमारे यहाँ ये 3 शोबे ऐसे हैं कि ये बचपन से सिखाए जाते हैं। बाकी किसी को ये भी नहीं पता कि यूनिवर्सिटीज़ में होता क्या है। फौजी बनने का शौक भी हर हाँ, बच्चे के दिल में है, माशाल्लाह। बस ये तो ये 3 फील्ड्स सही। हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि आप बच्चे की माइंड को समझे कि वो करना क्या चाहता है, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में आके आप एक्सपर्टीज उसी चीज़ में ले सकते हैं जहां आपका शौक होता ठीक है। और कहते हैं शौक जब आपका होगा तो आप उस फील्ड में कमाल कर सकते हैं। हमारे यहाँ मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं कि जो बाय ज़बरदस्ती आ जाते हैं, मतलब ज़बरदस्ती है कि वो फ़िक्र माश के सिलसिले में जी। जो है ना वो ऐसे फील्ड सेलेक्ट कर देते हैं कि वो जब आ जाए तो वहाँ पे उनका वो इंटरेस्ट ही नहीं रहता, बस सही। वो बस खाना पूरी सी होती है, जॉब्स फॉर द करते हैं। सेक ऑफ अपॉर्चुनिटी या हाँ, जॉब। तो हाँ, बिल्कुल मतलब सही। FEC लेवल के बाद बहुत सोच समझ के बच्चे और पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स को ये मैं एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के साथ बैठें। सही फिर ये मास्टर्स के बाद ये आपको टेंशन नहीं रहेगी कि जी मेरे बेटे ने आगे क्या करना सही है। बात है। अगर उन्होंने अपने शौक से कोई काम किया, कोई भी जी। डिग्री की, हालांकि कोई भी मतलब ऐसा नहीं कोई भी सब्जेक्ट जो है वो बुरा नहीं है, लेकिन जब आप उसमें कमाल हासिल करते हैं ना तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ता बना देता है। सही। ज़बरदस्ती वाली फील्ड्स में ये होता है कि फिर आप कंपटीशन करते हैं, फिर जिनका हायर स्कोर्स होते हैं उनको कमांड ज़्यादा होते हैं तो उनको जॉब मिल जाती है, बाकी रह जाते हैं। सही। बिजनेस में भी सेम यही है। तो मेरे नज़दीक यही है कि आप पेरेंट्स जो है ना वो अपने बच्चों के साथ 8 से ये चीज़ें शुरू कर दें कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। राइट। मतलब एक वो तोपने वाला कि आपने ये करना है, मतलब मैं ये नहीं चाहता कि पेरेंट्स गलत हैं, वो हमारी फाइनेंशियल उसको देखते हैं, क्योंकि ये जो बिल्कुल, प्रोफेशनल जी, फील्ड्स जी। हैं उनका यही होता है कि जिनको इजीली जॉब्स मिल जाती हैं, बाकी को नहीं मिलती। तो ऐसा नहीं है, बाकी हमारे पॉलिटिशियन से लेकर बिजनेसमैन लेवल तक चेक कर लें तो माशा सब ने आम डिग्रियाँ की सही हैं। बात है, बिल्कुल ठीक। बहुत ज़बरदस्त जवाब। अच्छा फैसल, मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा जो मेरे जहन में है। मौजूदा जो सियासी मंजरनामा है इसमें यूथ का किरदार कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और किस तरह यूथ को हुकूमतों का साथ देना चाहिए, ख़ास तौर पर जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें कितना अहम किरदार होना चाहिए हमारी यूथ का? यूथ का जो पॉलिटिकल किरदार है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में 64% यूथ पाई जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेन जो पिलर है आजकल में तो वो यूथ ही है जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है सबसे बड़े विक्टिम ही यूथ बनते हैं जी। क्योंकि सॉरी आप माइंड ना करें तो हमारे पॉलिटिशियंस जो है ना हम यूथ को ही डिवाइड करते हैं। सही। आजकल हर जगह पे आप देखें, किसी भी चौराहे पे बैठ जाएं, किसी भी जगह पे बैठ जाएं, इतनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो गई है, खासकर यूथ में। जी। मतलब एक बड़े हैं चलो वो एक लेवल पे पहुंच के वो कर लेते हैं, लेकिन हमारी यूथ एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। अगर उनको ये पता चले कि ये फलानी पार्टी से बिल्कुल फलानी ऐसे। पार्टी अदम से बर्दाश्त बहुत बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा बढ़ जी। गया है। उसकी कुछ पॉलिटिशियंस की गलतियां हैं, कुछ हमारी यूथ की गलतियां हैं। मतलब हमें इतना सोशलाइज होना चाहिए। अब हम एज आ ऑर्गेनाइजेशन यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान है, हमारे कोई पॉलिटिकल वो नहीं है कि किसी पॉलिटिकल सही। पार्टी के साथ नहीं है। सही। हम हर बंदे के उस बंदे को सपोर्ट करते हैं जो यूथ के लिए काम करेगा। ज़बरदस्त। तो यूथ को भी मतलब अगर वो एक प्रेशर ग्रुप बनना चाहती जी। है यूथ, सही। तो उनको चाहिए कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में ना आए, राइट। बल्कि अपनी ही ऐसे मतलब प्रेशर ग्रुप के तौर पे सामने आए कि वो अपने जो उनके मसाइल हैं वो उसको हल करवा सकें। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप मिसाल के तौर पर किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और आपके ऊपर ये टैग लग जाता है जी। तो आप कल को दूसरी किसी गवर्नमेंट आ जाती है तो आपके ना तो काम हो सकते हैं क्योंकि फलाना इस पार्टी का है, जी। तो आप एक साइड लाइन, मतलब हम किसी भी पार्टी से, हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं और पाकिस्तानी हैं। मतलब अगर कोई वज़ीर आज़म बनता है, कोई वज़ीर आला बनता है, जो वो पूरे पाकिस्तान का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है। लेकिन ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी हद तक बढ़ जाती है कि फिर हम ये समझ नहीं आती कि हम क्या करें। तो इसलिए हमने भी जो है ना, जब से हम यूथ पार्लियामेंट का हिस्सा बने तो हमने भी ये पॉलिटिकल इस सिनारियो से अपने आप को साइड पे इसलिए किया हुआ है कि अब
यूथ के लिए तभी हम काम कर सकते हैं जब हम सब, क्योंकि फ़िलहाल हम इक़्तिदार में नहीं हैं। जी जिस दिन हमारा नंबर आएगा तो फिर हम ये पॉलिटिकल पोजीशन, इसलिए तो मैं ये फेडरेशंस के ख़िलाफ़ हम क्या होते हैं, यूनिवर्सिटी यूनियन के हम सपोर्ट में हैं क्योंकि वो नॉन पॉलिटिकल होता है। ठीक है। फेडरेशन पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती है, तो ये पॉलिटिकल पार्टी से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप सियासत करें लेकिन नौजवान की सोच और उसको इतना ना डिस्ट्रॉय करें कि वो कल किसी और के साथ चल ही नहीं सकते। सही। कल को एक होगा, कल को दूसरा होगा, ये आपस में मिल जाते हैं, आपस बिल्कुल में ऐसे। ये आपस में हाथ भी मिला जाते हैं, जी, इनके मुआहदे भी हो जाते हैं, इनकी कोलिशन गवर्नमेंट भी बन जाती है। हम फिर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, सही। ना हम नीचे फिर ये कोलिशन कर सकते हैं, राइट, ना वो राइट। कर सकते हैं, क्योंकि हमारा तो ये पार्लियामेंट के साथ बहुत ही करीबी, क्योंकि जी, हमारे जी, उनके साथ जी, इवेंट्स होते हैं, तो हमें ये ज़रूर पता है कि देखिए वो एक नेशनल इशू पे किस तरह बैठ जाते हैं। राइट। हमारी नौजवान फिर एक नफरत की हो कि ये फलाने पार्टी के हो, जी, जी, मतलब आपस में नफरत नहीं होती, पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर अगर कोई यानी होता है हमें तो उनके पॉलिटिकल डिवाइड से बाहर आना होगा। वो डिवाइड एंड रूल सही। वाली पॉलिसी राइट जी, राइट। हो बहुत जाती है। शुक्रिया। फैसल जमशेद हमारे साथ मौजूद थे, यूथ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट थे केपी विंग के। बहुत उम्मीद करते हैं आज की जो गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे एक और अहम टॉपिक पर जो कि डिजिटल गेम से जुड़ा हुआ है। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। हम बात करेंगे मुल्क के आम अफराद की जिंदगी पर, आलमी उफक के बदलते हुए हालात और नजरियात पर मुल्क का सियासी और मुआशी मंजरनामा क्या कहता है। पाकिस्तान में तरक्की की रफ्तार कितनी तेज है। खुशियों के लम्हात पर भी होगा तबादला ख्याल। शहर इक़्तिदार क्यों है तमाम अहम खबरों का महवर। गर्द में अटे हुए तारीखी औराक पर भी होगी हमारी नजर। आपकी सुनहरी यादों के खजाने जो पीटीवी ने अमानत की तरह संभाल कर रखे हुए थे, आ गए हैं आपके सामने, ताकि इन सब को आप जब चाहें अपने प्यारों के साथ फिर से जी सके। पीटीवी फ्लिक्स, एक ऐप जहां मिले पीटीवी पर चलने वाला आज तक का हर प्रोग्राम, कई दिलचस्प कैटेगरीज में। पीटीवी फ्लिक्स, डाउनलोड नाउ। Relive the golden era of PTV. तवानाई बचाएं, मईशत बचाएं, एनर्जी बचाएं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने मेंशन किया था कि डिजिटल गेम्स का जो बढ़ता हुआ रुझान है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो बात आती है, पाकिस्तान आईटी सेक्टर में हम देख रहे हैं कि एज़ कम्पेयर टू ऑल दी अदर कंट्रीज़ इन दिस रीजन अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है, ख़ास तौर पर डिजिटल वर्ल्ड में।
और सोशल मीडिया इंटरवेंशन के बाद जो डिजिटल गेम्स थी वो भी बहुत ज़्यादा परवान चढ़ना शुरू हुई। उसका जो बच्चों में इस्तेमाल था वो बहुत ज़्यादा हुआ और आज का बच्चा हम देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स और जो सोशल मीडिया है ख़ास तौर पर उसी पर मौजूद दिखाई देता है, ना कि जो पहले एक्टिविटीज़ होती थी हम देखते थे कि आउटडोर एक्टिविटीज़ भी थी, गेम्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन अब चूँकि मार धाड़ का और जो तशद्दुद का एलिमेंट है ख़ास तौर पर गेम्स के थ्रू, ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करता जा रहा है और कहीं ना कहीं बच्चे की जो सोचने और समझने की सलाहियत है उसको भी इम्पैक्ट करता है। हाल ही में एक वाक़या होता है जिसमें एक बच्चे ने पबजी से इंस्पायर होकर बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ की, घर से भाग भी निकला और फिर जब बाजियाब कराया गया उस बच्चे को तो बच्चे ने पुलिस वालों को, पुलिस हुकाम को बताया ख़ास तौर पर कि कौन सी ऐसी राइफ़ल्स हैं जो इनके पास हैं, किस तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसे सारी इन्फॉर्मेशन थी। बहरहाल जी, ये बहुत अलार्मिंग है। पेरेंट्स के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता है, उन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर बच्चा इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो यकीनन पेरेंट्स के सामने ही ऐसी एक्टिविटीज़ करता होगा और अगर उसे फॉर ग्रांटेड लिया गया है, इग्नोर किया गया है, दिस कैन बी वेरी हैज़र्डस इन द नियर फ्यूचर। बच्चे की जो फ्यूचर है, जो आने वाले साल हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसको किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, इन चीज़ों को किस तरह देखा जा सकता है? हमारे साथ मौजूद हैं आलिया यूसुफजई, लॉ एक्सपर्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आलिया, कैसी हैं आप? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? अल्लाह का शुक्र। आलिया, जिस तरह हम देखते हैं, अब अगर हम सोशल अपने आसपास के एलिमेंट्स को देखें, सोशल मीडिया के आने के बाद ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं एम्पावर ज़रूर हुए, मगर जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइड्स हैं, कहीं ये फाइन लाइन हम बता नहीं पा रहे अपने बच्चों को कि किस तरफ जाना है और किस तरफ नहीं जाना। इसे किस तरह बेहतर बनाया जाए? एक्चुअली मैं ये समझती हूँ कि ये जिम्मेदारी पेरेंट्स पे आती है। एक्चुअली हमारे पाकिस्तान में स्पेशली पेरेंट्स अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। बिल्कुल। मदर हैं तो वो अगर बच्चा रो रहा है तो कहती हैं ये लो आप मोबाइल दे लो, बस शुक्र है मेरी जान छूट गई है। लेकिन वो ये नहीं देखती कि बच्चा देख क्या रहा है। पेरेंट्स के पास एक्चुअली टाइम ही नहीं है बच्चों के लिए। कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आजकल। बस पैसे की दौड़ है, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो ये बच्चों की तरबियत कहीं गुम हो गई है। पहले बच्चों की तरबियत होती थी, आउटडोर एक्टिविटी होती थी। मैं ये कहती हूँ कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाएं कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है। आजकल हम बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारा बच्चा तो बहुत सी गेम्स खेल लेता है, कंप्यूटर यूज़ कर लेता है, स्मार्टफोन का एक्सपर्ट है, इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसकी एक्टिविटी क्या है और उसकी दिमागी कैफियत किस सिमत को निकल रही है। बिल्कुल। सेकेंडली ये थोड़ा सा मीडिया भी रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल है, क्योंकि काफ़ी हद तक जी आप देख लें, ड्रामा देख लें, कुछ भी देख लें, वीडियोस छोटी छोटी देख लें, उसमें भी विलन को पहले इस तरह हीरो की तरह पेश किया जाता है। सब कुछ उसके हाथ में होता है। फिर जब आप बच्चा ये देखता है कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, पबजी को आप देख लें, वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता है उस गेम में। बिल्कुल ऐसे है। जब वो ये देखता है तो वो ये समझता है कि रियल लाइफ में भी मैं ऐसा ही कर सकता हूँ। उसको ये नहीं पता होता कि रियल लाइफ में कितनी डिफ़िकल्टीज होती हैं। सेकेंडली आपने देखा होगा कि बहुत से साइड इफ़ेक्ट हैं, और अगर हम पबजी का देख लें तो इससे हमारी जो फीमेल्स हैं, बच्चियां हैं, उन पे कितना साइड इफ़ेक्ट पड़ा है। पबजी के ज़रिए उन्होंने फ्रेंडशिप्स की, कराची से वो सब कुछ आपने वो न्यूज़ में देखा होगा, तो बाद में पेरेंट्स को इतना ज़्यादा भुगतना पड़ता है। तो मैं ये कहूँगी पेरेंट्स को कि आप लोग प्लीज़ अपनी लाइफ में आधा घंटा ज़रूर अपने बच्चों के साथ गुजारें, उनके रूम में गुजारें। बिल्कुल ठीक है, उनकी बुक्स के साथ पता चले कि वो किन एक्टिविटीज़ में हैं। किन एक्टिविटीज़ में। अच्छा आलिया, आप हमारे साथ रहेंगी, हम मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे। हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर अबीहा शलूम, माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? अच्छा डॉक्टर साहबा, जो हम आज के टॉपिक डिस्कस करें, यकीनन ये बहुत अहमियत का हामिल इसलिए भी है क्योंकि आजकल बच्चे जिन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं पेरेंट्स भी उस तरफ ध्यान नहीं देते। ख़ास तौर पर जो बच्चे की दिमागी कैफियत है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। वालिदैन को या आसपास सराउंडिंग में जो बहन भाई हैं उनको भी नहीं पता होता, और ये इन द फ्यूचर किस तरह की हैज़र्ड्स क्रिएट कर सकता है बच्चे की लाइफ में, ज़रा इससे भी आगाह कीजिएगा। ख़ासतौर पर डिजिटल गेम्स में जो मार धाड़ है ये किस तरह इम्पैक्ट करती है? अच्छा सर, मैं आपको पहले ब्रेन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जब हम किसी प्लेजर की स्टेट में होते हैं तो हमारा ब्रेन एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं डोपामिन। ठीक है। जब हम एक्साइटेड होते हैं, जब हमें रिवॉर्ड मिलता है, जब हमें खुशी होती है, तो वो हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। तो जैसे हम अपने किसी अच्छे दोस्त के साथ हों, हम कुछ अच्छा खा रहे हैं, हम कोई चीज़ एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली हमें खुश करने के लिए वो एक केमिकल
जो है रिलीज करता है हमारे ब्रेन में। राइट। इसी तरह जब आप कंटिन्यूसली एक गेम को खेल रहे हैं तो हमारे ब्रेन में न्यूरल पाथवेज होते हैं। ओके। वो उसी तरह बन जाते हैं। और जब आपको गेम से रिवॉर्ड मिलता है, हमें क्योंकि बाहर दुनियावी लोगों से हम रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हैं और जब वो हमें नहीं मिल रहा होता, लेकिन गेम पे आप देखें हमें इंस्टेंटली रिवॉर्ड मिलते हैं जी। कि आपने अगले लेवल पे जा रहे हैं, आप उससे अगले लेवल पे जा रहे हैं। तो जब आपको लेवल मिलते हैं, रिवॉर्ड मिलता है, तो आपका ब्रेन वही केमिकल रिलीज करता है, डोपामीन। ठीक है। अब होता क्या है, जब हमारा इंटरेस्ट खत्म होने लग जाता है किसी चीज से, तो डोपामीन बनना कम हो जाता है या खत्म हो जाता है एक लेवल पे आ। सही। तो इसी वजह से हम लोग जो होते हैं एग्रेसिव होना शुरू हो जाते हैं। जैसे डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं, आपको फटीग फील होती है, इरिटेशन होती है, गुस्सा आने लग जाता है, सैडनेस शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन अब डोपामीन नहीं बना रहा। ठीक है। तो यही सिचुएशन होती है गेमिंग एडिक्शन को लेके। आप अगर दिन के को 5 से 7 घंटे एक गेम को दे रहे हैं, तो आपकी बॉडी की वो एक नीड बन चुकी है, एक हैबिट बन गई है। अब उस एडिक्शन की वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। राइट। ये सिचुएशन एडिक्शन में होती है सेम जैसे ड्रग अब्यूजर्स की होती है जी। और जैसे ड्रग अब्यूज के पेशेंट को विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, उसी तरह हमारी जो गेमिंग एडिक्शन है उन स्टूडेंट को, उन बच्चों को, जो भी इंडिविजुअल इसमें इन्वॉल्व है, उन्हें आती है। अब 5 घंटे मैं एक बैटल फील्ड में हूँ और मैं गोलियां चला रही हूँ, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी जो है वो फाइट के मोड में, वो हर वक्त फाइट के मोड में। तो फाइट के लिए मेरे सामने जो भी आएगा, अगर मेरी नीड पूरी नहीं हो रही, अगर मेरा ब्रेन डोपामिन रिलीज नहीं कर रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मैं उसी सारी सिचुएशन को अपनी नॉर्मल जिंदगी में भी अप्लाई करने लगता हूं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो गेमिंग का ये होता है। राइट राइट। मैं आलिया की तरफ पढ़ूंगा। आलिया, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि ज़ाहिर है एक कैफियत है, ज़ाहिर है माहिर नफ्सियात है, उन्होंने पूरा ब्रीफ करके बताया कि किस तरह ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं हमारी सोच पर या ख़ास तौर पर बच्चों की सोच पर। बड़े जो आसपास मौजूद हैं, चाहे वो बहन भाई की सूरत में हों या फिर वालिदैन की सूरत में हों, मुआशरा इतना मसरूफ़ हो चुका है कि शायद वक्त नहीं है, हम देखते हुए भी इग्नोर कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये बच्चे को खुद पता है कि सही गलत क्या है, जबकि वो जब बड़ा हो रहा होता है तो उसे नहीं मालूम होता कि डायरेक्शन क्या है, ये चीज़ सही है या नहीं है। वालिदैन पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है, किस तरह उनकी काउंसलिंग की जाए, क्योंकि कुछ वालिदैन को तो ये पता ही नहीं है। सर, वालिदैन को चाहिए कि अपने घर का इन्वायरमेंट अच्छा बनाए। अच्छा मीन से आप बुक्स पढ़ें, आप वालिदैन बुक्स पढ़ेंगे तो बच्चा बुक्स पढ़ेगा। वालिदैन मोबाइल का यूज़ ज़्यादा करते हैं तो बच्चा ऑटोमेटिकली फॉलो करता है सारी चीज़ें जी, यूज़ करता है। वालिदैन के पास टाइम नहीं होता, बच्चा अल्टरनेटिव ढूंढता है, ठीक है। उसके पास मोबाइल फ़ोन इजीली अवेलेबल होता है, इसलिए फिर वो गेम्स की साइड पे जाता है, वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। बच्चे को नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है, जो चीज़ उसको अवेलेबल होती है वो उसको अट्रैक्ट कर रही होती है, उस साइड पे जाता है। पेरेंट्स को चाहिए आउटडोर एक्टिविटी करें, क्रिकेट गेम करें, एक्सरसाइज करवाएं, आउटिंग पे जाएं, आउटिंग पे जाने का मकसद समझाएं, लाइफ का मकसद समझाएं, अपने कल्चर को प्रमोट करें, अपनी दीनी तालीम को ज़्यादा घर का माहौल इस तरीके से बनाएं कि बच्चा उस चीज़ों को सीखे। हमारे यहाँ लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, माँ है वो भी जॉब के लिए निकल जाती है, अगर जो माँ सारा दिन बाहर रहती है उसको पता ही नहीं है कि मेरा बच्चा पीछे किस हालत में। आपके लोग कहते हैं बस हमने अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया है, बस वो देख लेंगे। वो लोग आपके बच्चे को सिलेबस कंप्लीट करवा सकते हैं। आपको अगर 100% नहीं बना सकते तो 90% वो आपको उसमें ठीक करवा सकते हैं, लेकिन तरबियत पेरेंट्स ने खुद करनी है। ठीक है। लोग आजकल बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं ब्रांड्स के पीछे। मैं कहूँगी आपका बच्चा आपका ब्रांड है, आप अपने बच्चे को ब्रांड बनाएं। बात की आप। जी जी बिल्कुल जी। आपका बच्चा कल को एक अच्छा इंसान बनेगा, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर बनेगा तो लोग पेरेंट्स की तारीफ करते हैं। आजकल अगर आपने टाइम नहीं देते तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, फिर हम कहते हैं पता नहीं ये बच्चा किस पे चला गया है, पता नहीं ये इसने एक्टिविटीज़ कहाँ से वो ले ली। जो थोड़े से अगर हम लोअर एरिया साइड पे जाएं, अंडर प्रिविलेज्ड जितने भी एरियाज, तो लोग क्या करते हैं, बच्चों को बस खाना खिला के कहते हैं जाओ बाहर खेलो, बाहर चले जाओ। वो भी एट लार्ज घूम रहे हैं इधर उधर बच्चे गलियों में, और उन पे भी नजर नहीं रखी जाती। उनको ये नहीं पता कि हमारा बच्चा किस बच्चे के साथ खेल रहा है, और जिस बच्चे के साथ खेल रहा है उसके घर का एनवायरनमेंट क्या है, वो किस क्राइसिस से गुजर रहा है। बच्चों की मेंटली आप देखें कि बच्चा किस तरीके से सरवाइव कर रहा है। आज अगर बच्चा चिड़चिड़ा है तो पेरेंट्स को चाहिए उससे बैठ के बात करें कि हमारा बच्चा क्यों चिड़चिड़ा हो रहा है, हमारा बच्चा क्यों किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। बस आजकल के पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई में 100% है या 90% आई थिंक सारी जिम्मेदारी पूरी होगी। राइट आलिया, मैं डॉक्टर अबिया की तरफ बढ़ूंगा।
डॉक्टर साहिबा, जिस तरह हम अभी डिस्कस कर रहे थे पेरेंट्स का, अब अगर एडिक्शन की बात की जाए, जिस बच्चे को ये गेमिंग की बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, यानी उसका जो बहुत सारा वक्त है वो गेमिंग में गुजरता है, पढ़ने के बाद जब वो कंप्यूटर पे बैठता है तो उठते ही नहीं है। वो बहुत सारे बच्चे हमारे अतराफ़ में ऐसे हैं। इस एडिक्शन को किस तरह दूर किया जा सकता है? क्योंकि अगर पेरेंट्स कुछ कहते हैं, उनकी भी शिकायत बजा है कि बच्चा अग्रेसिव होने लगता है, बच्चा हमसे बदतमीज़ी से बात करता है और फिर इवेंचुअली इस तरह का जो टेम्परेमेंट वो सामने आता है। तो किस तरह जो है इसको आहिस्ता आहिस्ता कम किया जा सकता है? सर देखें, अगर मैं आपको एक स्मोकर की एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, वो दिन की 10 सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है, और अगर आप उसे कह रहे हैं कि आपने ये छोड़ देनी है, ये बुरा है, ये गलत है, तो ये आप उसकी बॉडी को, क्योंकि आदत नहीं है, आप उसकी हैबिट खत्म करवाना चाह रहे हैं, तो आप उसे ना नहीं, ये लफ्ज बहुत हैवी होता है, ठीक है। अब आपने देखा है बच्चे को भी शुरू हो गया कि ना का लफ्ज यूज ना करें, हाँ, सही, उसके साथ समझाएं, उससे बात करें। तो एडिक्शन में भी हम यही करते हैं कि फॉर इंस्टेंस अगर एक बंदा 10 सिगरेट पी रहा है, तो हम उसे कहते हैं कि इट्स ओके, इट्स फाइन, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, आप इससे 1 सिगरेट को कम कर दें, ठीक है। अगर आपसे 1 सिगरेट कम नहीं हो रही, तो आप अभी फिलहाल आधी सिगरेट नहीं, मतलब 9.5 सिगरेट आप फॉर, ठीक है, ठीक है, बट एक कम करें और उसको 3-4 दिन के लिए प्रैक्टिस करें, ठीक है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इसको गेमिंग में अगर मैं कहूँ कि अगर एक बच्चा 6 घंटे गेमिंग को दे रहा है, अब उसकी ब्रेन के न्यूरल पाथवे बन गए हुए हैं, अगर आप उसे कहेंगे ना कि बंद कर दो, छोड़ दो, या उसके साथ लड़ाई करोगे, तो वो उसकी एडिक्शन बन चुकी होगी, उसको गुस्सा भी आएगा, चिड़चिड़ापन भी होगा, जो आपने कहा वो सब होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, जी जी, कि अब मैं ये छोड़ दूं, ये बहुत मुश्किल बात है। तो आपने अगर वो 5.5 घंटे, 6 के बजाय आप उसका 5.5 घंटे कर दें और उसके साथ एक रिवॉर्ड अटैच कर दें, ठीक है, या एक इंडिविजुअल अगर खुद से रेडी होता है, यूजुअली जो एडिक्शन होती है, जब तक आप खुद से तैयार नहीं हो तब तक आप एडिक्शन नहीं छोड़ सकते, सही। तो प्रॉपर काउंसलिंग के तरीके हैं, जैसे एक टेक्निक है, उसमें हम कहते हैं अर्ज सर्फिंग। अगर आप समुद्र की एक लहर को इमेजिन करें, राइट, तो लहर एक जगह से स्टार्ट होती है, वो आपका एक ट्रिगर है, फिर वो थोड़ा सा ऊपर जाती है और उसकी पीक स्टार्ट हो जाती है। वो पीक मोमेंट पे उस टाइम पे आपको इतनी ज्यादा क्रेविंग्स होती हैं, इतनी आपकी बॉडी डिस्कम्फर्ट में से गुजरती है, लेकिन रिसर्चर्स कहती हैं कि जो भी आपकी क्रेविंग होती है, वो 30 मिनट के अंदर अगर आप उसको डिले कर रहे हैं, अगर आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाँ ये एक फीलिंग है, ये परमानेंट नहीं है, ये गुजर जाएगी, तो वो जैसे ही वो लहर नीचे की तरफ आती है, तो आप नॉर्मल बेहतरी होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहबा, बिल्कुल ठीक, जी जी, और डिले करने, राइट। डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ मौजूद थी आलिया यूसुफजई, डॉक्टर अबीहा शलूम, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ लेते हैं आपसे इजाज़त, और उम्मीद है कि आज का जो प्रोग्राम है आपको पसंद आया होगा। ऑन दैट नोट हमें दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8।